हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 आईसीएसई केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया है चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कैसे डिस्कवर हुआ, एटम्स के अंदर क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। आज का पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। आज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक आपको काम आते रहेंगे, इसीलिए इन सब के नोट्स अच्छे से बनाइए और इसे अच्छे से समझिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Z से। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर Z is equals to number of प्रोटॉन्स। ये हमारा एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला हो गया। सो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मान लूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन। सो अगर ऑक्सीजन का आप देखोगे तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8। तो किसी भी एटम्स के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका आपका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, देयरफॉर वी कैन से दैट कि अगर कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equals to number of electrons। कल हमने डिस्कस किया था कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो जब एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। सो हमने ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में इक्वल हो। तो ऐसे के लिए हमारा जो Z का फॉर्मूला बनता है, हम लिख सकते हैं इसे एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज योर मास नंबर। नेक्स्ट हमारा है मास नंबर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारा मास नंबर क्या होता है। मास नंबर is the sum
of number of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom. मास नंबर क्या है हमारा? मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो प्रोटॉन्स है और जो हमारा न्यूट्रॉन्स है, जब हम उनका सम करते हैं, दैट वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू मास नंबर। इसे हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका सिंबल होता है हमारा ए। तो मास नंबर को हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा मास नंबर का? तो फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा मास नंबर का। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और ये हमारे क्लास 7 से 10 तक यूज होने वाला है। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के। सो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से समझ आए। लेट सपोज हम एक एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन। कार्बन के अंदर हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 6 और हमें यह भी पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6। तो जब हम इसका मास नंबर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स 6 करेंगे। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 12। सो कार्बन का मास नंबर जो होता है वो 12 होता है। इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। अगर हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 होते हैं। तो उन दोनों का सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। अगर हम ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 8, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 16। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है मास नंबर के लिए। ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम इस तरीके से लिखते हैं। x जो होता है ये हमारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर में हम लिखते हैं मास नंबर और नीचे में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे a जो है दैट इज योर मास नंबर एंड z जो है दैट इज योर एटॉमिक नंबर। इस हिसाब से कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम x है और ये x जो होता है ये एलिमेंट होता है, दैट इज योर एलिमेंट। हम जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ कार्बन लिखेंगे। कार्बन का मास नंबर होता है 12, तो हम 12 ऊपर लिखेंगे और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दैट इज योर 6। तो ये हो गया हमारा कार्बन का रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ तक हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। वन इज योर मास नंबर, अनदर वन इज योर एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब बढ़ते हैं वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एटॉमिक मास, और वी कैन से इट एज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। सो रिलेटिव एटॉमिक mass of an element is the number of times one atom of an element is heavier than 1/12 of mass of an atom of C12। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास, जब भी हम टर्म यूज करते हैं रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स रिलेटेड टू समथिंग, किसी चीज के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी हमने फिजिक्स में पढ़ा है। रिलेटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत स्मॉल एटम्स को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत छोटे जब एटम्स है तो उनका हम यूनिट को मेजर नहीं कर सकते ग्राम्स में, तो उसे हम क्या करते हैं कि हम कार्बन के या ऑक्सीजन के यूनिट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए लिखा गया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हेवियर देन द कार्बन एटम। मतलब कोई एक एलिमेंट का एटम कार्बन एटम से कितने टाइम हेवियर है वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताएगा। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया? रिलेटिव एटॉमिक मास, और इन शॉर्ट वी कैन राइट इज एट RAM इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, mass of one atom of element divided by 1/12 of the mass of C12। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला बन के आ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास का। सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एटम विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। कार्बन के रिस्पेक्ट में हम किसी और एटम के एलिमेंट के एटम को कंपेयर कर रहे हैं कि वो कितना टाइम हैवियर है, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है? बहुत छोटा होता है, तो उसे हम ग्राम्स में मेजर कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं उसको, कार्बन एक हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, कार्बन को हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया। अब कार्बन के मास से कोई भी एटम, दूसरे एलिमेंट का एटम कितना भारी है या कितना हल्का है, हम उसे कंपेयर कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम जो 1/12 ऑफ कार्बन है, 1/12 ऑफ कार्बन, और किसी बुक में लिखा रहता है 1/16 ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं। मतलब ये हमारा कंपैरिजन पॉइंट है, स्टैंडर्ड यूनिट। हम इसके रिस्पेक्ट में दूसरे एटम्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि आखिर हम बात क्या चीज का कर रहे हैं। जैसे मैं दे देता हूं कि लिखा हुआ है कहीं पे स्टेटमेंट कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, that is your Na, is 23। इसका क्या मतलब हुआ? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। तो इसका मतलब ये हुआ
कि एन एटम ऑफ सोडियम इसमें हम लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट एन एटम ऑफ sodium is 23 times heavier as 1/12 of mass of कार्बन एटम। तो ये हमारा हुआ कंपैरिजन। मतलब एक सोडियम का जो एटम होगा वो 23 टाइम्स हैवियर है एक एटम ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन। तो ये एक हमने कंपैरिजन दे दिया। तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हम कंपैरिजन करते हैं कार्बन के साथ अदर एलिमेंट का, कि वो कितने टाइम हैवियर है या कितने टाइम लाइटर है। ठीक है, तो यहां तक हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज योर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मास नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एटॉमिक मास, या जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, जो कि एक कंपैरिजन होता है कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट का एटम। इसका एसआई यूनिट जो हम लिखते हैं, ये यहां पे आप लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए। इसका जो एसआई यूनिट हमारा होता है, SI unit, that is your AMU, atomic mass unit. It's your atomic mass unit. इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो हमें केमिस्ट्री का फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी भी चीज को जब हम अरेंज करते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम क्या चीज को अरेंज कर रहे हैं? यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना, तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ electrons around the nucleus of an atom, around the nucleus of an atom is called electronic configuration. अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर एटम है तो उसके बाहर हम इलेक्ट्रॉन्स अपने मर्जी से बैठा दें। उसका कुछ एक अरेंजमेंट होना चाहिए कि पहले शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक डेफिनाइट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसी का अरेंजमेंट को हम पढ़ते हैं अंडर द कैटेगरी दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम इसी चीज को पढ़ते हैं। हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर सबसे अंदर होगा न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसके बाहर हमारे होते हैं शेल्स, या जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। हर एक ऑर्बिट का अपना डेफिनाइट एनर्जी होता है। तो हमने इस सेल्स को या ऑर्बिट्स को अलग अलग नाम दे रखा है, K, L, M, N, O एंड लाइक दिस वे ये चलता है। K शेल्स रिप्रेजेंट 1, L cell second shell, M third, N fourth, O fifth and this continues। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा हो जाएगा K shell, ये हमारा हो जाएगा L shell, ये हमारा हो जाएगा M shell। तो ये हमारे शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर एक शेल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ऐसा नहीं है कि पहला शेल में आपने 10 डाल दिया, दूसरा शेल में आप 2 डाल दे रहे हो, तीसरा शेल में 4 डाल दे रहे हो। दिस इज नॉट द वे।
एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट हमें याद रखना है कि द शेल्स क्लोजेस्ट टू द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द lowest amount of energy and hence contains the least number of इलेक्ट्रॉन्स। जो शेल्स हमारे न्यूक्लियस के सबसे सामने होते हैं उनमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, इसीलिए वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रखेंगे वो लीस्ट रखेंगे। इसका मतलब जो हमारा के शेल है इसमें लीस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों लीस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा? क्योंकि इसका जो एनर्जी है वो भी लोएस्ट है। अब अगर किसी का एनर्जी लोएस्ट है तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रख ही नहीं सकता है, तो के शेल जो है ये सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखता है अपने पास। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करने का, इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मूला जो है ये हमारा है 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4 लाइक दिस इट विल कंटिन्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें दिया गया था, इस फॉर्मूला का नाम है बोहर-बरी स्कीम। दो साइंटिस्ट है बोहर और बरी, इन्होंने दिया था 2n स्क्वायर का फॉर्मूला, जहां n जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ शेल्स होता है, जो कि 1 2 3 4 एक होल नंबर में होगा। कभी भी ये रेशियो में नहीं हो सकता, जैसे 1:2 1.2 ऐसे नहीं होगा, ये हमेशा होल नंबर पे होगा 1 2 3 4, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट या कोई रेशियो वाला रोल नहीं है। हम या तो 1 लेंगे या फिर उसके बाद सीधा 2 में जंप करते हैं, उसके बीच में कोई पॉइंट वाला शेल नहीं होता है, ये हमें याद करना है। तो अब हम फॉर्मूला निकालते हैं टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे 2n स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं के शेल के लिए। तो अगर मैं के शेल्स के लिए निकालता हूं, तो हमारा n विल बी इक्वल्स टू 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने आएंगे हमारा, तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आएंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो मैं फॉर्मूला में अगर लगाता हूँ 2 × 1 का स्क्वायर, तो दैट इज योर 2। इसी टाइप से अगर मैं एल शेल के लिए निकालता हूँ तो हमारा n विल बी इक्वल्स टू 2। इट मीन्स जो हमारे सेकेंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट हो सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू 2 × 2 स्क्वायर, दैट इज योर 4 × 2 8। इसी टाइप से अगर मैं m शेल्स के लिए निकालूं तो हमारा n इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 2 × 3 का स्क्वायर, दैट इज योर 9 2 18। इसी टाइप से अगर मैं n शेल्स के लिए निकालता हूँ तो दैट इज योर इक्वल्स टू 4। तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n शेल में होगा दैट विल बी योर इक्वल्स टू 2 × 4 का स्क्वायर, दैट इज योर 16 2 32। तो इस तरीके से हम हर एक शेल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं।
इसका मतलब कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये हमारे शेल्स है, पहला शेल्स, दूसरा शेल्स, ये तीसरा शेल्स, तो पहला शेल में जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी योर इक्वल्स टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरा शेल में जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल बी योर इक्वल्स टू 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात किया जाए m शेल्स की, तो m शेल्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी 18। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा k l m शेल्स का, और बीच में तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही। तो टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जो फॉर्मूला याद रखना है दैट इज योर 2n²। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें हमेशा यही करना होगा। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल में ले रहा हूँ सोडियम का, सोडियम ले रहा हूँ मैं एग्जांपल में। सोडियम Na एटॉमिक नंबर 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो K शेल्स में इसका कितना आएगा? K शेल्स में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो मैंने 2 लगा दिया। L शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो मैंने 8 लगा दिया। N शेल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 18, और इसके पास बचा एक ही है तो आराम से एक रह सकता है। इसका मतलब सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 2n² के फॉर्मूले से हम आराम से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो हमें पढ़ना है। द आउटरमोस्ट ऑर्बिट of an electrically neutral atom cannot have more than 8 electron, cannot have more than 8 electrons। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। किसी के भी अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल स्टेबल एटम है। तो किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल में न्यूट्रल एटम का नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि अगर इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost shell is 8, तो हम बोलेंगे कि एटम जो है वो केमिकली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है। तो अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम बोलेंगे कि वो स्टेबल है केमिकली, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जनरली ये कौन होता है? ये नोबल गैस होते हैं। नोबल गैस जो होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नोबल गैस जो होता है केमिकली स्टेबल होता है। अब अगर कोई केमिकली स्टेबल है तो वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो ये जो होते हैं ये किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो केमिकली स्टेबल होगा, किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट if the number of electron in the outermost shell is less than 8, तो हम बोलेंगे कि एटम जो है, एटम इज नॉट केमिकली स्टेबल, और दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं कि वो अनस्टेबल है।
तो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, जो कि सबका होता है एक्सेप्ट नोबल गैस, जो कि नियॉन, आर्गन, जेनन, ये सब होता है, रेडन, इनको छोड़ के सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम ही होता है, तभी जाके वो केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट सबसे ये होता है कि शेल्स जो है स्टेप वाइज मैनर में फिल होते हैं। शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। कोई भी शेल्स जो है वो स्टेप वाइज मैनर में होगा। मतलब क्या है कि अगर मैं पहले K को भर रहा हूं तो उसके बाद मैं L को ही भरूंगा, मैं डायरेक्ट M पे जंप नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले K को भरा उसके बाद मैं सीधा M को भर दिया। K के बाद L को फिल्ड करने के बाद ही जो बचेगा वो मैं M पे जाऊंगा। तो मुझे स्टेप वाइज चलना है, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N। स्टेप को हम जंप नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट जंप द स्टेप। तो स्टेप वाइज मैनर में ये होता है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सारा चीज कवर किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जा सकता है, और कुछ और पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो वैलेंस शेल क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। द आउटर मोस्ट शेल, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम is known as its valence shell। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो उसका वैलेंस शेल होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझ जाते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 कर सकते हैं। इसका मतलब है इसमें 3 शेल्स है, शेल्स 1 K, शेल्स 2 L, शेल्स M, थर्ड M। तो ये जो M शेल होगा, M शेल जो होगा दैट इज योर लास्ट शेल, तो ये इसका होगा वैलेंस शेल। तो ये इसका होगा वैलेंस शेल। इसका मतलब कि सोडियम का वैलेंस शेल क्या है, अगर कोई लिखने बोले कि व्हाट इज द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम, तो आप लिखोगे M इज द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम। तो किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल जो होता है दैट इज योर वैलेंस शेल। और इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एज सिंपल एज दैट, आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब उस वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल में वही सोडियम ले रहा हूं ऊपर जो मैंने लिया है, तो सोडियम का 2,8,1। अब यहां पे वैलेंस शेल है K और उस K में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल क्या होता है, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, और किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, मींस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हमने बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया, एटॉमिक नंबर से लेके मास नंबर, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन वी हैव डिस्कस वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।